हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो सौराष्ट्र तमिल संगमम के बारे में। तो इसका आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 टू लेके 26 अप्रैल 2023 के बीच में हुआ था। कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो गुजरात में हुआ था, गुजरात के सोमनाथ में, जहाँ पर द्वारका और स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना। साथ ही इस संगम में 3000 से भी अधिक जो सौराष्ट्र के तमिल हैं वो एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए थे। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता, बस ये याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये गुजरात में किया गया था। अगला क्वेश्चन है अभियान से रिलेटेड, संगठन से समृद्धि, किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 18 अप्रैल 2023 को इसका शुभारंभ किया गया था। और इसकी शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। किसने किया था? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इसकी अवधि क्या होगी? तो 18 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था और 30 जून 2023 तक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि मतलब किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना। स्पेशली ये महिला के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको शुरुआत की थी। अगला बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की। तो इसका शुभारंभ किया गया था 10 अप्रैल 2023 को और ये शुरू किया था केंद्रीय गृह एवं अधिकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ हुआ कहाँ था? तो किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो किबिथु से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी अवधि की बात करें तो 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसकी अवधि है। साथ ही इस योजना के लक्ष्य क्या है वाइब्रेंट विलेज के? तो जो सीमावर्ती गांव है उनमें मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहुंचाना, रोजगार की व्यवस्था करके वहां से जो पलायन करते हैं लोग, जो रोजगार, गांव में रोजगार नहीं मिलता, इस वजह से लोग रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो उसी पलायन को रोकना जिससे कि रोजगार उनके गाँवों में ही उपलब्ध कराना। साथ ही जो सीमावर्ती गाँव है वहाँ पर मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, रोजगार मिलेगा तो वो पलायन नहीं करेंगे और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी पूरा हो सकेंगी। साथ ही इस योजना में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे कितने जिले हैं? 19 डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। और 46 ब्लॉक है। वीडियो में डेटा पूछता है तो ये याद रखिएगा। 19 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 46 ब्लॉक हैं तथा 2967 गाँवों का व्यापक विकास किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत। साथ ही इस योजना के पहले चरण में टोटल 19 में से 11 जिलों के और 46 में से 28 ब्लॉक तथा 1451 गांवों को शामिल किया गया है। इससे जुड़े अगर क्वेश्चन आए कि अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है तो कहाँ पे की है? तो किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में की है। अगला क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी जिसके लीडर है अरविंद केजरीवाल, इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस तक के एग्जाम में भी आते हैं। तो वीडियो के लिए फैक्ट इसका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका कब प्रदान किया गया इसको दर्जा? तो 10 अप्रैल 2023 को। तो कौन देता है किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा? तो ये भारत निर्वाचन आयोग देता है। साथ ही बात करें तो प्रेजेंट में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो पहले तो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी आती है सेकंड पे, एंड थर्ड पे बहुजन समाजवादी पार्टी, एंड फोर्थ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी पार्टी, और फिफ्थ पे नेशनल पीपल्स पार्टी, एंड सिक्स पे आम आदमी पार्टी। अगर क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में कितनी राष्ट्रीय दल हैं तो 6 प्रेजेंट में राष्ट्रीय दल हैं। तो क्वेश्चन अगर आए कि अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा आम आदमी पार्टी को नए राष्ट्रीय दल का दर्जा भी दिया है। अप्रैल 2022 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 में शीर्ष स्थान किस स्टेट को दिया गया है? में हो जाएगा कर्नाटक को दिया गया है शीर्ष स्थान। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक को बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें अगर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की, जारी करता टाटा ट्रस्ट। ये सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन काज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के सहयोग से जारी करता है टाटा ट्रस्ट।
साथ ही 2023 में इसका 3rd एडिशन था, पहली बार 2019 में जारी किया गया था। और ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला तो बड़े एवं मध्यम आकार में, जिसमें 18 राज्य हैं टोटल, और छोटे राज्यों में तो कुल 7 राज्य हैं। यदि हम बड़े राज्यों में शीर्ष बात करें तो कर्नाटक को मिला है बड़े राज्यों में प्रथम स्थान, तथा बड़े राज्य में अंतिम स्थान किसे मिला है? उत्तर प्रदेश का। ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा कि बड़े राज्यों में फर्स्ट पे कर्नाटक है, लेकिन लास्ट पे यूपी है। और बड़े राज्यों में 3 सीट्स कौन कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। बड़े राज्यों में सीट्स कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, मतलब तीनों साउथ के ही सीट्स बड़े राज्यों में हैं। और बड़े राज्यों में अंतिम 3 कौन कौन से हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो एकदम लास्ट पर है। तथा छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में शीर्ष पर है सिक्किम, और छोटे राज्यों में अंतिम कौन से है? गोवा है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तथा भारतीय जनता दल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को नागालैंड विधानसभा में सबसे अधिक सीटें मिली हैं। और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है, ये याद रखिएगा। अगला है, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गृह मंत्री है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गृह मंत्री है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है उसमें शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था? तो ये हो जाएगा हुबली धारवाड़, और ये हुबली है कहां पे? ये कर्नाटक में है हुबली। और कर्नाटक के जो हुबली धारवाड़ है, इससे पहले गोरखपुर जंक्शन था, ये विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कोल्लम, और ये कोल्लम कहाँ है? ये केरल का डिस्ट्रिक्ट है, और केरल में साक्षरता सबसे अधिक है, केरल की लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, केरल के ही कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को भारत का सबसे पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक, मतलब कि प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगड़ा चाय को दिया गया है पीजीआई का दर्जा। और ये यूरोपीय आयोग के द्वारा दिया गया है कांगड़ा चाय, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। जो कांगड़ा चाय है इसको 2005 में जीआई टैग भी दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और अभी 2023 में इसे पीजीआई टैग दिया गया है। हाल ही में 2022-23 में कुछ उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिनमें यूपी के महत्वपूर्ण है। तो यूपी के बनारस पान, रामनगर भंटा मतलब बैंगन, बनारस के लंगड़ा आम को, हाथरस के हींग को, और आदम चीनी चावल को, अलीगढ़ के ताले को, साथ ही प्रतापगढ़ के आंवले, नगीना लकड़ी शिल्प को, और बखीरा के पीतल के बर्तन को, तथा बांदा के जो सजर और पत्थर शिल्प है आदि को जीआई टैग दिया गया है। ये यूपी के है, तो ये वीडियो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और बिहार के मरचा चावल को तथा मध्य प्रदेश के रीवा का सुंदरजा आम को जीआई टैग भी दिया गया है। साथ ही लद्दाख का जो लद्दाख सिंह कोस है, जो लनी की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, उसे भी जीआई टैग दिया गया। और छत्तीसगढ़ में नागरी दूबराज चावल है, इसे जीआई टैग दिया गया है। और तमिलनाडु के मनप्पराई मुरक्कू, कुंबुम पन्नीर द्राक्षाई जो कि अंगूर की प्रजाति है, और मार्तडम शहद को, ऊटी वर्की को, और मनामुदराई के मिट्टी के बर्तन को, तथा सलेम साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है। और ये सब कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना था? तो ये हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G की टेक्निक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट बन गया है? तो ये हो जाएगा विदिशा, एमपी में है, जो कि एमपी का डिस्ट्रिक्ट विदिशा ये 5G टेक्निक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और भारत में कुल 112 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें यूपी के 8 आकांक्षी जिले हैं। यूपी का महत्वपूर्ण जाता है। यूपी में कौन कौन सा है? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र, ये सब यूपी के 8 आकांक्षित जिले के अंतर्गत आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कौन सा जिला अपने सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है? जिसमें हो जाएगा ऑप्शन बी वायनाड डिस्ट्रिक्ट, और ये केरल का है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हुबली, कर्नाटक में किया गया। बात करेंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव की, तो इसका आयोजन किया गया था 12 से 16 जनवरी 2023 के बीच में। कहाँ आयोजित किया गया? हुबली, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में। यहीं पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हुबली में ही विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी किया गया है, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या थी? तो ये विकसित युवा विकसित भारत थी, तथा ये इसका 26वां एडिशन था। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये हो जाएंगे मिस्र, यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। साथ ही ये याद रखिएगा कि 2021-22 में कोविड था, तो 2021-22 में गणतंत्र दिवस पर किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया था। और 2022 में आए थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। साथ ही 2022 में मिस्र के राष्ट्रपति आए थे अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये हो जाएगा वाराणसी। यात्रा की शुरुआत कब की गई? तो 13 जनवरी 2023 को की गई, तो इसकी समाप्ति कब होगी? 51 दिन, मतलब 1 मार्च 2023 तक होगी। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? वाराणसी। तो ये समाप्ति स्थल कहाँ तक होगा? तो बोगीबील, जो कि डिब्रूगढ़ असम में है। और असम में ही हम लोगों ने पढ़ा था, असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाएगा इंदौर में किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, मतलब कि डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। इसके मुख्य अतिथि कौन थे प्रवासी भारतीय दिवस पर? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और सम्मानित अतिथि थे ये ऑस्ट्रेलियन संसद मेंबर थे जनेटा मैस्केरन हॉस। साथ ही ये याद रखिएगा कि विशेष सम्मानित अतिथि कौन थे? ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। साथ ही ये याद रखिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की गई थी 2003 को, और पहला प्रवासी दिवस मनाया गया था 9 जनवरी 2003 को। लेकिन 2015 से यह हर दूसरे वर्ष मनाया जाता है, 2 बार में 1 बार आयोजित किया जाता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, मतलब कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, और यह तो इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्या क्या शामिल है? तो इस मिशन का जो प्रारंभिक परिव्यय है तो ये 19,744 करोड़ रुपए है, ये करेक्ट है। इसे प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता का विकास होगा, ये भी सही है। और इससे जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती भी की जाएगी, ये तीनों सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83rd समिट कहाँ आयोजित की गई? तो ये हो जाएगा जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की समिट। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन @2014-7 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ये पहला है, तो ये याद रखिएगा, पहला अखिल भारतीय सम्मेलन है जल पर राज्य मंत्रियों का, तो वाटर विजन @2047। इसकी अवधि ये 5 से 6 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, कहाँ? भोपाल में। इसका उद्देश्य याद रखिएगा कि अगले 25 वर्षों के लिए वाटर विजन पर विचार विमर्श करना है। साथ ही इस सम्मेलन में सभी स्टेट में वाटर विजन पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। और यह किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो यह FSSAI के द्वारा, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये सम्मानित किया गया है। किसे? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। इसके पहले किया गया था प्रयागराज को, यूपी में, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र, मतलब नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा मोहाली, पंजाब में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राउरकेला। और इस स्टेडियम का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय
हॉकी स्टेडियम, तो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, और ये भारत का सबसे बड़ा है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? संविधान उद्यान की बात कर रहा है तो ये किया है राजभवन जयपुर में। साथ ही राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रभवन में मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का भी उद्घाटन किया है और महात्मा गांधी जी तथा महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? भारत की पहली है और ये हरित हाइड्रोजन परियोजना है, तो ये शुरू की गई है एनटीपीसी के द्वारा शुरू की गई है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस स्थान पर दुग्ध प्रसंस्करण हेतु मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा किया गया है कर्नाटक में दुग्ध प्रसंस्करण के लिए मेगा डेयरी का उद्घाटन, तो कर्नाटक के मांड्या में किया गया है। साथ ही भारत सरकार की अन्य योजनाओं में 3 वर्षों में देश की हर पंचायत में प्राथमिक डेयरी स्थापित करने का लक्ष्य भी है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये किसको किससे जोड़ेगी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि पहली वंदे भारत ट्रेन ये 15 फरवरी को 2019 को रवाना की गई थी और यह नई दिल्ली को वाराणसी से जोड़ती है, जो कि पहली वंदे भारत ट्रेन है और यह कानपुर प्रयागराज से होते हुए जाती है। साथ ही 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली और भारत की 16वीं वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी किया है। केरल की पहली है और भारत की 16 नंबर की है, हाल ही में किया गया अप्रैल में, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। केरल में कहाँ से? तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक के लिए। अगला है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो ये की गई है सेकेंड मीटिंग, और ये कहाँ की गई है? तो ये की गई है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में की गई है। और इसकी पहली बैठक मतलब राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक है वो 14 दिसंबर 2022 को यूपी के कानपुर में आयोजित की गई थी। दिसंबर में की गई थी, ज़्यादा पुराना नहीं है, यूपी में की गई थी, तो ये महत्वपूर्ण है वीडियो के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन कब किया गया था? 2016 में गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री होता है वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। साथ ही इसमें मेंबर की बात करें तो कौन कौन से स्टेट जो राष्ट्रीय गंगा परिषद के मेंबर हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीएम ये राष्ट्रीय गंगा परिषद के मेंबर हैं। अगला है, दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई सामाजिक प्रगति सूचकांक मतलब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में दिया गया है, जिसमें पहला पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा ये सामाजिक प्रगति सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य या यूटी में श्रेष्ठ हैं, तो ये करेक्ट है। और दूसरे में झारखंड और बिहार ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है, ये भी सही है। ये याद रखिएगा, ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये महत्वपूर्ण जाता है। तो टॉप में कौन है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, और सबसे खराब में झारखंड और बिहार। साथ ही अगला बात करेंगे कि जिलों की श्रेणी में आइजोल जो कि मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है, सोलन हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट और शिमला ये भी हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ये सामाजिक प्रगति के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा? आइजोल, सोलन और शिमला। अगला है, राज्य और जिलों के लिए जारी इस सामाजिक प्रगति सूचकांक में कुल 36 राज्यों और यूटीज द्वारा तथा कुल 707 जिलों को शामिल किया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि टोटल इसमें 707 जिले और 36 स्टेट और यूटीज शामिल थे। तो इसमें सभी के सभी सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था पणजी, जो कि गोवा की कैपिटल है, पणजी में किया गया। इसके थीम की बात करें तो थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इसकी थीम थी। और प्रथम विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था? 2002 में कोच्चि में, केरल में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस राज्य के गमछा को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है असम का जो गमछा है, इसे जीआई टैग दिया गया है 2022 में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस मेले का फोकस राज्य कौन था? फोकस स्टेट की बात करता है।
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा केरल। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का फोकस स्टेट थे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यूपी भी है, केरल भी है, तो ये याद रखिएगा। साथ ही ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया गया था 14 to 27 नवंबर 2022 को। और इसमें थीम क्या थी इसकी, तो ये वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम थी। साथ ही फोकस राज्य कौन था, तो ये उत्तर प्रदेश और केरला ये फोकस स्टेट थे। तथा भागीदार स्टेट कौन था, तो महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड ये भागीदार राज्य थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, ये बीएचयू में किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में तमिलनाडु में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए कार्य का आवंटन किया गया है। इसे बनाने का प्रोजेक्ट किसे दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किस मिनिस्ट्री ने देश के पहले हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र मतलब कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का शुभारंभ किया है, तो किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। साथ ही पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल हैं ये पोत एवं जलमार्ग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये हो जाएगा कोच्चि केरल में किया गया है 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन समिट का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट 2022 का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यूपी के वाराणसी में किया गया है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत पूरे भारत के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए चांदनी चौक नई दिल्ली में किया गया है मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा है, तो ये याद रखिएगा। ये कहाँ पे किया गया है, तो ये पंजाब के संगरूर में किया गया है एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में विराजित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है, भगवान शिव की है और ये ध्यान मुद्रा में है और विश्व की सबसे बड़ी है, तो ये हो जाएगा, ये किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस बाघ अभयारण्य को यानी कि किस टाइगर रिजर्व को देश का 53rd टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसमें हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है, ये है यूपी में, तो ये वीडियो के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। और ये यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पे है, ये चित्रकूट में है। साथ ही यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहले तो दुधवा 2010 में स्थापना हुई थी, अमनगढ़ बफर क्षेत्र 2012 में, पीलीभीत ये 2014 में तथा रानीपुर ये 2022 में। तो याद रखिएगा 4 हैं, कौन कौन से, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर। और देश में कुल बाघों की संख्या 2022 के अनुसार तो ये हो जाएगा 3167। और सर्वाधिक बाघों की संख्या किस स्टेट में है, तो ये है एमपी में 526 बाघ। और सर्वाधिक बाघ अभयारण्य मतलब कि टाइगर रिजर्व वाला स्टेट कौन सा है, नंबर 1 पर है एमपी एंड दूसरे पर है महाराष्ट्र। और देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है, ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे है। बाघ दिवस टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और जो अमनगढ़ बफर क्षेत्र है यूपी का, ये जिम कार्बेट उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व का बफर जोन है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना मतलब एक राष्ट्र एक उर्वरक, वन नेशन वन फर्टिलाइजर का शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला है, अक्टूबर 2022 में जो देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का शुरुआत की गई है, तो ये कहाँ पे की गई है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। मतलब अब एमबीबीएस भोपाल के एमपी के भोपाल में एमबीबीएस हिंदी में पढ़ाया जाएगा। और इसी से संबंधित लाया भी गया है प्रोजेक्ट मंदार, तो प्रोजेक्ट मंदार भी है, तो ये भी इसी से रिलेटेड है, एमबीबीएस का हिंदी में शुभारंभ, याद रखिएगा प्रोजेक्ट मंदार।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मतलब मर्यादा पूर्ति का अनावरण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किया गया है स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में प्रारंभ की गई युवा 2.0 योजना के तहत कुल कितने युवा लेखकों का चयन किया गया है? तो इसमें 75 युवा लेखकों का चयन किया गया है युवा 2.0 योजना में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भारत में कहां पर 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया गया है? सबसे पहले ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी या फिर बेंगलुरु। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना। तो इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, सही है। और छोटे राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो ये दोनों ही सही है। तो याद रखिएगा, बड़े राज्यों में तेलंगाना को मिला है और छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार को मिला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है, किस स्टेट में रखी है? तो ये हिमाचल प्रदेश में रखी है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा बल्क ड्रग पार्क। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में 4th हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा मोढेरा, गुजरात का मोढेरा गांव। अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल योजना को मंजूरी प्रदान की गई है कब? तो ये सितंबर 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G का एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये पानीपत में किया है 2G पीढ़ी का एक एथेनॉल संयंत्र। अगला है, नवंबर 2022 में किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 के रूप में डिजिटल शक्ति अभियान का 4th चरण लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री किस देश में स्थापित किए जाने के प्रस्तावित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया में स्थापना की जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री की। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में हर घर जल प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। तो गोवा पहला राज्य है जहां हर घर जल प्रमाणित राज्य बना, करेक्ट है। दादर नगर हवेली और दमन दीव ये पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना, ये दोनों ही सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन से 1 और 2 इज द राइट ऑप्शन। अगला है, सितंबर 2022 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाएगा बिहार में स्थापित किया जाएगा रबर डैम। और ये किस नदी पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फाल्गु नदी पर, ये भी याद रखिएगा, बिहार में फाल्गु नदी पर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र के निर्माण करने की घोषणा की गई और इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र की, तो ये की जाएगी हजीरा, गुजरात में। अगला है, अगस्त 2022 में HPCL ने अपनी पहली गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना का शुभारंभ किया है, कहाँ पे? सांचौर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस राज्य में विश्व की पहली बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना के पहले चरण के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण होगा MP के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर। और इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट की। इसका निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और ये जो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना है ये MP की पहली होगी, साथ ही ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना होगी।